सर, आप माजी में उन्होंने भी सफ़र किया आपकी हुकूमत में, जो पीटीआई की हुकूमत ही मैं बात करूंगी, रेफरेंस जो उनको भेजा गया उस पर, और आपने जस्टिस आमिर फारूक हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उस पर बारहा उन पर अदम एतमाद किया। तो क्या इस बेंच में उनको बैठना चाहिए था या पीटीआई को अदम एतमाद करना चाहिए था? ये पॉइंट आप ले सकते थे क्या? नहीं, मैं नहीं समझता हमने कोई अदम एतमाद इन पर नहीं किया था। उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में ये बात लगी थी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बारे में ये बात नहीं कही। ठीक, लेकिन आपको लग रहा है काजी साहब जो फैसला है वो बेहतर तौर पे परख नहीं सके, या पीटीआई के साथ जो उनकी ग्रजेस थी, रिजर्वेशन थी, वो सामने आई इस फैसले में? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहरहाल ये एक तारीख का मामला है। और कल भी मैंने ये बात उनसे सामने वजाहत के साथ कही कि जो ये आईनी मामला होते हैं वो सियासी भी जैसे कानूनी होते हैं उतने ही वो सियासी होते हैं। इसलिए इनकी सियासी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो कि बाज़ औक़ात बहुत अरसा तक उसकी बाज़गश्त आती रहती है। और उनके एग्जाम्पल भी दी कि 70 साल गुजर गए हैं, लेकिन आज भी बाज़गश्त आ रही है मौलवी तमीज़ुद्दीन खां वाले फैसले की। लिहाजा इट कम्स बैक टू हॉन्ट दी जुडिशरी। मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तो बहरहाल यही कहने के लिए कि आप सोच लें कि जो फैसला आज आप देंगे उसके क्या तारीखी असरात होंगे। ये चीज आप जेल से नहीं निकाल सकते जब फैसलों के सियासी जो है कॉन्सिक्वेंसेस हो। सही। तो सर, इस पर बहुत सारे लोग डिबेट भी कर रहे हैं कि ये इलेक्शन से पहले अदालती इंजीनियरिंग की गई है। एक तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, कुछ हॉर्स ट्रेडिंग होती है, कुछ इलेक्शन डे पे इंजीनियरिंग की जाती है। ये कोई अदालती इंजीनियरिंग की गई है? देखिए, पाकिस्तान की तारीख में ये बार बार हुई है, चाहे ये 2017-18 में हुई, चाहे ये 2022-23-24 में हो रही है। हम चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह अदलिया आजाद हो और इन सारे पाबंदियों से निकल के वो आप आजादाना फैसले दे सके। तो लेकिन फिर बार बार हमें मायूसी होती है। तो सर, आप रिव्यू में जा रहे हैं इस फैसले के खिलाफ? नजरसानी की एक ऑप्शन है, लेकिन जब तफसीली वजूहात आएंगी तो फिर हम इस पर फैसला करें। लेकिन उस वक्त तो टाइम शायद गुजर चुका है, जाहिर बात है। कल लास्ट टाइम था जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से था। जी, वही मसला है ना जी कि इससे जो नुकसान होना था वो हो गया और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और यही बात हम कहने की कोशिश कर रहे थे कि आप ये देखें, चंद लोगों की शिकायत एक इंटर पार्टी इलेक्शन की और दूसरी तरफ करोड़ों लोगों के जो है हकूक जो है अपने वोट डालने के, अपनी पसंद के वोटर्स को, अपनी पसंद की सियासी जमात को मुंतखब करने के, वो कितना बड़ा जो है कौमी नुकसान होने जा रहा है। तो ये दोनों चीजें सामने रखने वाली, जिसको आप कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वो बिल्कुल उनके सामने आर्ग्यू हुआ है। लेकिन जजेस लगता नहीं था कुछ वो आपके दलाइल को सुनने के लिए भी तैयार थे। बड़ी ताबड़तोड़ आप लोगों पे सवालात की बौछार होती रही और जजेस जिस तरह से वो बात कर रहे थे, क्योंकि बिकॉज वो जाहिर बात है लाइव प्रोसीडिंग थी, समाअत थी, सब लोग उसको देख रहे थे, सुन रहे थे। तो आप क्या समझते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से सर? देखिए, ये तो एक अच्छी बात है कि ये लाइव स्ट्रीमिंग हुई है। इसका तो मैं कम से कम कॉम्प्लीमेंट करूंगा सुप्रीम कोर्ट के कि उन्होंने लोगों के सामने चीजें ट्रांसपेरेंटली रखी है। जाहिर है अब ये सिर्फ फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं, उससे बड़ा फैसला कौम का होगा और उससे बड़ा फैसला तारीख का होगा। तो उन्होंने तारीख को एक मटीरियल दिया है जज करने के लिए कि हमारी क्या इस्तेदाद थी और क्या उसका फैसला था। सही। तो सर, आप पार्टी के अंदर की अगर थोड़ी सी एक आध बात आपसे मैं पूछ लूं कि ये फैसला खान साहब का दुरुस्त था, वकला को ये पार्टी की बागडोर देना, नजराती वर्कर्स को साइड पे कर देना, तो वो ये दुरुस्त दानिशमंदाना फैसला साबित हुआ क्या?
नहीं, वकला को एज ए कम्युनिटी तो नहीं दिया, वो तो एक एक्टिंग चेयरमैन के तौर पर एक वकील को उन्होंने इस मामले में जिम्मेदारी दी। और वो इस जिम्मेदारी इसलिए भी देनी पड़ी कि हमारे नजरियाती वर्कर जो हैं वो तो बेशतर या वो छुपे हुए हैं बेचारे या जेलों में हैं, तो जो इसकी प्रैक्टिकल काम करने वाले हैं, मिसाल के तौर पे टिकट इशू करना और चीजें लिखना, सारी कॉरेस्पॉन्ड, उसके लिए तो हमें उनकी जरूरत है जो कि अवेलेबल है, जो पाबंदी फिलासल नहीं है। तो नजरियाती वर्कर्स तो हमें बहुत कीमती है, लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी का मसला इस वक्त आ रहा है।